सबसे पहला तो ये कि यार कॉपी पेस्टेड कंटेंट आप कभी भी डिलीवर करना चाहोगे तो आप चीपली सेल कर सकते हो। इस बार तो मेरे पास रैंक इंप्रूवमेंट के ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 440 प्लस मार्क्स ऑलरेडी आए हैं जीएस में। अब वो वापस से उन्होंने क्यूईपी ज्वाइन किया है टू इंक्रीज द स्कोर फ्रॉम 440 टू 470 465। सिर्फ जीएस फाउंडेशन पढ़ के फाइनल सिलेक्शंस करना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर के कोर्सेज हैं क्वालिटी एनरिचमेंट, या कहीं आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं मेंस की, या कोई और पर्टिकुलर मॉड्यूल आप लेते हैं जीएस 1 का, 2 का, 3 का या 4 का। एक जो बच्चा था डॉक्टर आदित्य शर्मा, इस बार रैंक 70, उसने सजेस्ट किया था कि सर जो वो क्यूईपी ले रहा था तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी कि उसको प्रिंट निकालने जाना पड़ता था एटसेट्रा एंड ऑल्सो ही सजेस्टेड कि सर अगर हम बुकलेट ले पाए हार्ड फॉर्मेट में। हाय बच्चा लोग, सो इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो क्यूईपी के बहुत सारे बच्चे हैं जो क्यूईपी जैसा कोर्स लेना चाहते हैं, उन्होंने ओरिएंटेशन सेशन अटेंड किया है, बट वो कहते हैं कि हमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। सो ये जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, ये लास्ट 5 ईयर से मैं हेल्प कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे 200 प्लस टोटल सिलेक्शंस हुए हैं विद अ सिंगल कोर्स, ए वीडियो कोर्स ऑफ क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। सो मैंने उन सबके चैलेंजेस को समराइज किया है और आज मैं वो 5 चैलेंजेस आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि क्या वो मेजर 5 चैलेंज हैं जो बच्चों को लगता है एक क्वालिटी एनरिचमेंट जैसे कोर्सेज में उन्होंने फेस किया है। जितने मेरे टॉपर्स रहे हैं, फर्स्ट रैंकर वाले, सेकंड थर्ड रैंकर वाले, जो रिसेंट के रहे हैं, डॉक्टर आदित्य शर्मा हैं, फिर सिम्मीकरण हैं, रितिका जिंदल हैं, मृदुल शिवहरे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, विनायक चुमाड़िया है, इन सबके जो सजेशंस रहे हैं वो सब मैंने इन चैलेंजेस में निकाला है और वो 5 चैलेंजेस मैं आपके साथ में शेयर करता हूं आज। सबसे पहला चैलेंज जो बच्चे को आता है वो कहता है सर कि जो क्यूईपी की जो कोर्स फीस है वो बहुत ज्यादा है, 30,000 रुपीज। अब पहले समझते हैं कि इसका प्रिटेक्स्ट कहां से आता है। अब जब आप फाउंडेशन का एक कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसकी ऑन एन एवरेज फीस है 1.5 लाख, 1.7, ऑप्शनल ऐड कर देते हो तो 2-2.5 लाख के आसपास की फीस है, प्लस 1 साल आप उसमें स्पेंड करते हो तो आपको रहने का खर्चा एटसेट्रा। मैंने जितने भी नाम लिए ना टॉपर्स के आपके साथ, याद रखो ये सब फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे हैं जिनको रहने का स्टे जो 20,000 25,000 रुपए आप हर महीने अगर ओआरएन में रहते हैं या कहीं और रहते हैं तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सब उन्होंने सेव की है इसकी। जो फाउंडेशन का कोर्स है वो आपको 1.7-2 लाख के आसपास में पड़ता है, लेकिन जब हम उसके बाद मेंस ओरिएंटेड कोर्सेज में आते हैं वहां पे आता है क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। बच्चों का इन जनरल कहना होता है कि सर इतनी कोर्स फीस देने के बाद अब हमें लगता है कि कुछ कुछ रिलेटिवली चीप कोर्सेज अवेलेबल हैं जो 5,000 में, 6,000 में, 4,000 में, और कंटेंट आपके जैसा कंटेंट हमें वहां मिल जाता है। हम क्यूईपी जैसा कोर्स जो है वो हमें कॉस्टली लगता है। देखो जो कॉपी पेस्टेड कंटेंट है, जो भी आप कोर्सेज बता रहे हैं उसमें बहुत सारे कोर्सेज कॉपी पेस्टेड हैं, आपको पता है, वही टेम्पलेट उठाया काम चला रहे हैं, वही कीवर्ड्स उठाया काम चला रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे आपकी प्रिपरेशन में लक्ष्मीकांत का सिग्निफिकेंस आपको पता है, वो लक्ष्मीकांत की बहुत सारी कॉपी पेस्टिंग हुई है, किसी ने उसके माइक्रो डायग्राम बना दिए, किसी ने उसकी समरी बना दी, बट कोई भी लक्ष्मीकांत को रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो आपको क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में समझना है वो आप क्वालिटी एनरिचमेंट जैसे प्रोग्राम में ही समझोगे। अब जब आप प्रिपरेशन के फेज में हैं, मैक्सिमम सिलेक्शंस थर्ड अटेम्प्ट में होते हैं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी एज वेल। अब 3 साल का जो आपका कॉस्टिंग है, टाइम है, जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं, उन सबको अगर कुछ कम कर सकते हैं हम, वो ही मेरा इसका सजेशन है कि क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम को आपको जो ट्रेड ऑफ देखना है कॉस्ट का, वो टाइम के साथ में देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या क्यूईपी में हम प्रोवाइड कराते हैं। मेरी हर साल, आप ट्रस्ट करो, 50 से ऊपर टॉपर्स से मिला हूं मैं, जो क्यूईपी में पढ़े हैं उनसे ऑफलाइन में मिला हूं मैं, और मैंने उनसे फीडबैक लिए हैं। ये जो टॉपर्स की बुकलेट मैं आपके साथ में दिखाऊंगा, ये सारी बुकलेट हैं जो बच्चों को मिलती हैं। ये सारी बुकलेट आज पॉसिबल हुई हैं बिकॉज ऑफ आदित्य शर्मा ओनली। आदित्य जब इस बार मेरे से मिलने आए थे, ऑल इंडिया रैंक 70, उन्होंने बोला था कि सर जब वो क्यूईपी ले रहे थे तो जब हैंडआउट्स अपलोड होते थे तो उनको मार्केट जाना पड़ता था प्रिंट आउट निकालने के लिए, फिर वो वापस आते थे, तो बहुत ही टैक्सिंग सा हो रहा था, मतलब डे टू डे वाले पार्ट में। तो उन्होंने बोला कि सर अगर बुकलेट्स अवेलेबल हो जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि कोर्स शुरू होते ही आपको बुकलेट्स मिल जाएंगे, तो आपको हर बार प्रिंट आउट निकालने या घर पे प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट मेरे को तो याद भी है, जब मैंने क्यूईपी लगाया था तो किसी प्रीवियस ईयर टॉपर का सर ने इसमें अपने हैंडआउट्स में वो डाला हुआ था, साथ में एक ना अलग सी कॉपी से टॉपर्स की भी देंगे, तो उसके अंदर सेम डायग्राम बना हुआ था कि कौन सी साइड पे कौन सा हो रहा है। तो वो भी मैंने सेम ही कॉपी कर दिया था और मैंने वो बना दिया था कि ये इश्यूज हैं साइड में, तो मुझे ज़्यादा इसमें सोचना ही नहीं पड़ा था। ये है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए फीडबैक। अब क्योंकि हम उनके फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हैं हर साल, जैसे लास्ट ईयर में अगर आप डॉक्टर शिविन चौधरी देखेंगे, उस क्यूईपी का बच्चा है 2 बार का,
उन्होंने बोला था कि जो नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं सर आपके वो बहुत ज्यादा हैं। If you're coming here for QEP, I'm pretty sure you're very serious about your prep. The good thing about QEP is that no non-serious people come here, right? Because let's face it, it is not a very accessible program. QEP को use कैसे करना है? पहले keywords नहीं पढ़ने, पहले case studies नहीं पढ़नी, पहले speeches नहीं पढ़नी. सबसे पहले क्या करना है? Very good. Previous year questions. Previous year question करने के बाद जो सर ने पढ़ाया उससे थीम्स देखने हैं, फिर क्या करना है? फिर लिखने हैं, फिर पीवाईक्यू लिखने हैं। उसके बाद जब ये कर लेंगे उसके बाद इनमें से one or two that can be used across papers. Got it? सारे थीम्स ऐसे करने हैं। इस साल जो हमने कोर्स निकाला है क्यूज का, एक तो उसको डिवाइड किया है कीवर्ड्स को कि कौन सा कीवर्ड हम बॉडी में यूज कर सकते हैं, कौन सा कीवर्ड हम वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं, और हमने लिमिट किया है उसको कि हर थीम में हम 10, 11, मैक्सिमम 15 ही कीवर्ड्स यूज करेंगे। फ्रॉम एंड टू वाले कीवर्ड्स ज्यादा यूज करेंगे। मल्टी यूसेज कहाँ कर सकते हैं वो बताएंगे। सो जितने भी बच्चे मेरे क्यूईपी के सर्विसेज में गए हैं उन सबका फीडबैक मैंने इनकॉर्पोरेट किया है, और तब जो अभी नया बैच बनाया है उसमें वो सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब जब मैं कह रहा हूं आपको कि यार ये टाइम और कॉस्ट का ट्रेड ऑफ आपको देखना है, तो मैक्सिमम टाइम एक एस्पिरेंट को क्या चाहिए? एक एस्पिरेंट को एक ऐसा कोर्स चाहिए जिससे उसका टाइम बच सके, जो टीचर या कोर्स उसकी हेल्प कर सके। अगर आप कॉपी पेस्टेड कोर्सेज की बात कर रहे हैं जो 4-5 हजार 6 हजार में बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, आपको पता है, उन वाले में वो हेल्प होगी ही नहीं। और अगर हेल्प नहीं हुई तो आपका टाइम और जहां से आप कोर्सेज ले रहे हैं या जहां हैंडआउट भी पढ़ रहे हैं तो वो फायदा नहीं हुआ ना। अगर मैं इस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम को प्रेजेंटली 28-30,000 के आसपास में, 25,000 के आसपास में इसकी कोर्स फीस है, अब वो इतनी कोर्स फीस क्यों रखी? बिकॉज यहाँ पे एक टीम काम करती है जो हर दिन नया कंटेंट बना रही है, 7 न्यूज़पेपर कवर करके फैक्ट्स लेके आ रही है, अच्छे इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं, रेडीमेड कंक्लूजन्स हम आपको दे रहे हैं, माइक्रो डायग्राम कहाँ बनाना है, क्यों बनाना है। अब समझो उसको कि लर्निंग सिर्फ टॉपर से ये सुनने में कि माइक्रो डायग्राम बहुत जरूरी है इज नॉट सफिशिएंट। आपको ये भी समझना है कि किस पार्ट ऑफ क्वेश्चन में माइक्रो डायग्राम बनाना है। क्या जो पार्ट पूछा है उसमें हम डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा रहेगा का? क्या जो पार्ट नहीं पूछा है उसमें माइक्रो डायग्राम बनाएं? एक आंसर में कितने माइक्रो डायग्राम्स बनाने चाहिए? एक पूरे 20 जो सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसमें कितने माइक्रो डायग्राम्स बनाने चाहिए? वो सारी लर्निंग जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलती है, और उसी कंटिन्यूअस बेसिस के पीछे कोई टीम बैठती है, जो टीम बहुत कॉस्टली टीम है बिकॉज वो क्वालिटी देती है। सेम काम 30-40,000 का एक कंटेंट डेवलपर भी कर सकता है, बट वाई क्यूईपी के कंटेंट डेवलपर्स मोर देन 1 लाख रुपीज के आते हैं यार? उसका हेड 2 लाख से ऊपर चार्ज करता है पर मंथ का। क्यों? बिकॉज वो वैसा ही कंटेंट जनरेट करके देता है आपको जो आपको सीधा एग्जाम में हेल्प करेगा। अगर हम एक ऐसा कोर्स नहीं बना पा रहे हैं, अगर मैं हेल्प ही नहीं कर पा रहा हूं आपकी, और इट इज जस्ट एन अनदर कोर्स, तो कुछ फायदा नहीं है उन कोर्सेज को ज्वाइन करने का। सो आप बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ते हैं, या आप टॉपर्स की कॉपी उठाते हैं, या वहां से आप रेडीमेड इंट्रोडक्शन उठा रहे हैं, बट जो सबसे डिफिकल्ट ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है ना, उसके आपको इंट्रोडक्शन और वे फॉरवर्ड या आंसर नहीं मिलेगा। आप कहीं भी सर्च कर लो, जो सबसे डिफिकल्ट ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, या वो ईयर्स ही लगा लो आप, उनके अच्छे आंसर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। यहां हम कोशिश करते हैं टॉपर्स के साथ बैठने की, उनसे हैंड रिटन के हमने टॉपर्स के आंसर लिखवाए हैं। सी अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज कि मैं एक टॉपर को बोल रहा हूं कि यार मुझे नहीं पता, मुझे तेरे हैंड रिटन आंसर चाहिए। कितना डिफिकल्ट है वो काम करना और करवाना दोनों सिनेरियोज में। सो सबसे पहले जो कॉस्ट वाला चैलेंज है उसको आपको टाइम और कॉस्ट को ट्रेड ऑफ करके देखना पड़ेगा कि वो सिर्फ इट इज नॉट जस्ट ए कोर्स कि भाई आप अनदर कोर्स ले लिया और उससे नहीं। भाई इसमें हम आपको पीवाईक्यू के हर थीम के बाद पीवाईक्यू के टेस्ट हो रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, फुल लेंथ के टेस्ट निकल के आ रहे हैं, टेस्ट इवैल्यूएट होता है, उसकी कॉस्ट है, डिस्कशंस हैं उसकी कॉस्ट है, जो बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूं उसकी कॉस्ट है, और आपके पर्सपेक्टिव में वो जो नंबर ऑफ ईयर्स आपके सेव हो रहे हैं उसकी सेविंग्स है। सो मेरा जो समझना है इन 5 साल से जब से मैं क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम डिलीवर कर रहा हूं आप सबके लिए, उसमें यह है कि अगर हम
कोई ऐसा वीडियो कोर्स ज्वाइन करें जिससे हमारे नंबर ऑफ ईयर्स प्रिपरेशन के कम हो रहे हैं। सो हमें उसे टाइम ड्यूरेशन, उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा, रादर देन जस्ट एनरोलिंग इन जस्ट अनदर कोर्स कि यार ठीक है 5,000 में मिल गया और ये वाला कोर्स ले लिया, मोटा मोटी वैसा ही मिल जाता है। ये जो मोटा मोटी का डिफरेंस है ना, वही मेरा नेक्स्ट वाला टॉपिक है, इससे रिलेटेड जब मैं आपको बताऊंगा। अब हम इसमें एनरिचमेंट कार्ड्स भी लेके आए हैं कि जो रिवीजन करना है, आप रिवाइज करते हो, मल्टी रिवाइज करते हो। एक यूपी का बच्चा था हिमांशु गुप्ता, 27 रैंक था, 2020 बैच का है। अब वो कहता था कि सर मैं उस नोट्स के रिवीजन नोट्स बनाता हूं, फिर उसको ऑडियो नोट्स बनाता हूं। सो मतलब पहले रिवीजन नोट्स बनते हैं, फिर एक अलग टाइप के नोट्स बन रहे हैं। अगर हम एनरिचमेंट कार्ड्स में फ्यूचर स्लाइड्स में दिखाऊंगा, अगर हमें वैसा ही बना बनाया मिल जाए, दैट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, और डायरेक्ट हम एग्जाम हॉल से पहले उनको रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड जो चैलेंज है, ये मैं बता रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने बहुत चैलेंज दिए थे, मैंने उनमें से ये 5 शॉर्ट लिस्ट किए हैं अभी। सेकेंड है कि सर क्यूईपी ना अननेसेसरी फियर क्रिएट कर देता है, मतलब इतना भी कोई बहुत डिफिकल्ट है नहीं कि इसकी जरूरत पड़े, कि एडिशनल बर्डन है, लॉजिकल रीडिंग्स एंड ऑल, कोई लॉजिक नहीं है, टू कॉम्प्लेक्स बना देता है, डिप्रीवेशन की स्ट्रेटेजी है सर आपकी, तो आप एक हवा क्रिएट कर देते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट करते हो और फिर अपना कोर्स बेच देते हो बस हम लोगों को। या इतने सारे कीवर्ड्स फैक्ट्स कैसे याद रखेंगे, क्या करेंगे? अरे भाई केस स्टडी पढ़ रहे हो, अब तो यूपीएससी डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है ना केस स्टडी के। क्या होता अगर हमने वैम स्ट्रेटेजी नहीं पढ़ा होता? कुछ नहीं होता, हम वो 2, 2.5, 3 नंबर जो GS3 में एक सवाल में पा सकते थे वो नहीं मिलते। उससे क्या होगा, वैसे ही अगर 5-6 इंस्टेंसेस हो जाएं तो हम नेक्स्ट ईयर में बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, बस इतना ही होगा और कुछ सिनेरियोज नहीं होगा। सो जो ये फियर साइकोसिस का जो चैलेंज है, जो लगता है फियर साइकोसिस, उसको मैं बोलता हूं प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा आपको। अगर पीवाईक्यू की मोस्ट रिपीटेड थीम्स हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जिससे हर बार क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी आया है, नेक्स्ट ईयर भी आएगा, पिछली बार भी आएगा, उनके माइक्रो डायग्राम्स बना पा रहे हैं, उनके रेडीमेड इंट्रोडक्शन बना पा रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड चल पा रहे हैं उसमें, जहां से हमें आधा आधा नंबर लेना है, पीएम स्पीचेस डाल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स डाल रहे हैं, उन टॉपिक्स का जो हम प्रीएम्प्ट कर पा रहे हैं, पहले से ही पता है। अगर आप प्रीएम्प्ट नहीं करोगे तो अनलिमिटेड सिलेबस है, और अनलिमिटेड सिलेबस कभी रिवाइज नहीं होता है। सो जो हम कोशिश करते हैं क्यूईपी में, जो बहुत ही एनालिसिस और रिसर्च के बाद आता है, ऐसा ही नहीं होता कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल देते हैं कि देज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनसे हम चाह सकते हैं कि इस बार क्वेश्चन आएगा। सो ये प्रीएम्प्ट में जो मेहनत लगती है, आप या कुछ उसको फियर समझ सकते हैं, बट वो फियर नहीं है। जो 100 मीटर्स की रेस में जो फर्स्ट आता है और सेकंड आता है, उसमें माइक्रो सेकंड्स का डिफरेंस होगा बस। अब वो माइक्रो सेकंड का डिफरेंस क्यों होता है? बिकॉज जो फर्स्ट आता है वो अच्छे से रिसर्च करता होगा, मतलब वो कौन से शूज पहनने हैं से लेके उस दिन का वेदर फोरकास्ट क्या कहता है वहां तक की रिसर्च करता होगा। अगर यूजुअली ये केसेस आते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आता है ना, उसमें बहुत डिफरेंस नहीं होता, बट अगर यूपीएससी में तो यार वही 6 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 12 लाख फॉर्म भरते हैं, फाइनल सिलेक्शन 100, 800, 900, 1000 का ही होना है। जो इंटरव्यू कॉल के 2500 बच्चे हैं और जो फाइनल सिलेक्शन के 800, 1000 बच्चे हैं, उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता नॉलेज का, उनमें डिफरेंस होता है वही 0.25, 0.25, 0.25 पॉइंट। और एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव में 0.25 का डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि मैं ऐसा क्या एक्स्ट्रा करूं कि इस आंसर में मुझे 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। थर्ड चैलेंज मुझे लगता है कि बच्चे कहते बहुत बल्कि है। अब भाई ये हैं 20 थीम के नोट्स, अब देख लो आप ये कितना बल्कि है। हर थीम में करीब करीब 25 पेज के आसपास में है, आप एवरेज लगा लो। अगर 25 पेज हैं और 25 थीम है तो करीब करीब 700, 800, 900 इतने कुछ पन्ने बनेंगे। अब इतने तो आप करंट अफेयर्स के नोट्स पढ़ लेते हो, अगर आप समझ रहे हो कि मैं किनकी रेफरेंस दे रहा हूं। सो अगर मुझे एक जगह पे पीवाईक्यू के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस क्या हैं, कौन सी थीम्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या हम क्लास में डिस्कस करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड फैक्ट क्या हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हैं, उन कीवर्ड्स को मल्टीपल जगह कैसे यूज कर सकते हो। अब आप सेम कीवर्ड को अगर मैं कह रहा हूं दिस इज द इंस्पिरेशंस ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया, अब वो इंस्पिरेशंस ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया क्या क्या हैं भाई? वो चंद्रयान 3 भी हो सकता है, वो तेजस भी हो सकता है, वो यूपीआई भी हो सकता है। सो सेम कीवर्ड किन मल्टीपल प्लेसेस पे आप यूज कर सकते हैं, वो सीखना बहुत जरूरी है। बिकॉज कीवर्ड की लिस्टिंग तो आपको मार्केट में भी कहीं मिल जाएंगी, मेजर प्रॉब्लम है उसको याद करना, एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना और सेम कंटेंट को
कुछ तो कोर कंटेंट रखते हैं ना हम, तो GS 1 2 3 4 सब में यूज करेंगे। सो सेम कंटेंट को मल्टीपल प्लेसेस पे कैसे यूज कर सकते हैं, वही क्लास का सिग्निफिकेंस है। केस स्टडीज हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, PM साहब की स्पीच है, उससे रिलेटेड कंटेंट है, क्या पढ़ाना है, एक्रोनिम है कंक्लूजन में, और फाइनल उससे रिलेटेड टॉपर्स के हैंड रिटन आंसर हैं। और क्योंकि लास्ट ईयर में मुझे जो सजेशंस मिले थे कि अगर हमें समराइज नोट्स मिल जाएं, हमने उसको इस साल इनकॉर्पोरेट कर लिया है। सो हर मोस्ट रिपीटेड थीम पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन मिल रहा है, जो मुझे लग रहा है क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला मिल रहा है, स्पीच मिल रही है, डेटा फैक्ट मिल रहा है, कीवर्ड मिल रहा है, कमिटी मिल रहा है, माइक्रो डायग्राम्स हैं हर थीम के, मल्टीपल पार्ट्स। तो इस लेवल को अगर आपको एक जगह मिल रहा है, सो मे बी सम ऑफ यू कैन कॉल इट एज द बल्की नोट्स, बट हमारा तो काम खत्म हो रहा है ना, बिकॉज एक सोर्स को आपको 10 जगह से पढ़ना पड़ रहा था। अब मुझे सिर्फ उन थीम्स के उन बुकलेट को पढ़ना है। अगर मुझे 1 या 2 एक्स्ट्रा पेजेस लगते हैं, मैं वहीं पे इंसर्ट कर दूंगा और मुझे वो थीम कहीं से नहीं पढ़नी। अगर मुझे हेल्थ पढ़ना है, भले वो GS 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, तो मुझे वो 25 पन्ने और 4-5 पन्ने एक्स्ट्रा जो मैं ऐड करूंगा, उन 30 पेजेस के अलावा मुझे कहीं नहीं पढ़ना। वही उठाऊंगा मैं GS 1 के लिए, वही उठाऊंगा GS 2 के लिए, वही उठाऊंगा GS 3 के लिए, या कहीं केस स्टडीज GS पेपर 4 में आ रही है तो वहां के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये हमारे को सारा मेजर पार्ट, और ये 1000 प्लस का कवरेज है उसका, तो अगर 1000 प्लस की कवरेज अगर मैं 700-800 पन्ने में फिनिश कर पा रहा हूं, आई विल नेवर कॉल इट एज अ बल्की कंपोनेंट कि यार ये बल्की नोट्स हैं। नेक्स्ट है टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, कि मैंने आपका सेशन देखा, समझ ही नहीं आया मुझे कि आप क्या कह रहे हो। ये यूजुअली उन बच्चों को प्रॉब्लम है जो या तो फर्स्ट अटेम्प्टर है, या फिर कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि सर ना मुझे समझ नहीं आया जो आप QEP में समझाना चाह रहे हो, क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं, एटसेट्रा एंड ऑल। सो देखो, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, किस बच्चे के लिए क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम बहुत यूजफुल रहेगा, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आप वो सारे फर्स्ट अटेम्प्टर टॉपर्स उठा के देखो जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC पास किया है और उन्होंने QEP को भी बहुत यूज किया है। अब मृदुल शिवहरे का वीडियो देखिएगा जो आपको मिलेगा, ही वॉज द यंगेस्ट वन। He left IIT. He never joined IIT to graduate from a normal college. And during that process only, he joined QEP and cleared this exam in the very first attempt. QEP का सेंस क्या है मेजरली, इसका मतलब क्या है QEP का? उसका मतलब ये है कि 380 से 430 कैसे जाना है। This is the sense of QEP कि how you have to score 50-70 marks more as compared to general candidate. It is not the sense कि आपको पूरे 14.5 नंबर QEP चलाएगा। QEP just for enrichment of the answer. एवरीवन का 350 मार्क्स 450 QEP कराएगा। तो ये सब जो है वो QEP से ही है, ये कीवर्ड सारे कीवर्ड QEP, मतलब मैंने कहीं से नहीं लेके नहीं आया हूँ। तो एग्जाम में 15 दिन पहले, जैसे जनवरी फर्स्ट वीक में था कोविड टाइम में, 24-25 दिसंबर के आसपास में वो हमारी बात हो रही थी। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे लग रहा है मुझे ये अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए बिकॉज मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। उस फेज में बच्चा था, क्योंकि उन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ था, आंसर्स देखे हुए थे। फाइनली वी डिस्कस्ड एंड उस टाइम पे भी मैंने उसको एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन करने को कहा। समझ रहे हो आप, 15 दिन पहले मैंने बोला एथिक्स का एक छोटा सा कोर्स है, उसको ज्वाइन कर लें अगर कॉन्फिडेंस कम लग रहा है तो, क्योंकि GS 1 2 3 मुझे पता था कि वो हैंडल कर लेगा। फाइनली ही बिकेम द यंगेस्ट ऑफ हिज बैच। आप 2021 का बैच देखेंगे तो ही इज द यंगेस्ट IAS ऑफिसर ऑफ हिज बैच। बिफोर एग्जामिनेशन आई यूज्ड टू वॉच द वेब सीरीज बिटवीन द एग्जामिनेशन 2 hours before the examination day. The reason being, I was not in the position to write the exam. The only motivation was what max can happen. यहाँ से नहीं होगा, से क्या हो जाएगा। Sir told, I messaged him कि I am skipping the mains because my position was like 20 minutes vomiting in the every paper. So I was like, web series देख ले, my hobby was web series, watching web series in the interview as well. तो कुछ कर ही लेते हैं, तब पेपर तो पास होना नहीं है। प्री के टाइम वो हॉस्पिटलाइज्ड था। सो मैं ये समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट का वो बच्चा जिसके बेसिक्स क्लियर हैं, जैसे कि अगर आपने केशवनंदा भारती केस पढ़ा है तो वो आपको पता होना चाहिए कि KBC क्या है भाई, 1973 में क्या हुआ था ऐसा, या फर्स्ट जजेस केस क्या है, सेकंड जजेस केस क्या है। QEP में मैं कवर कराऊंगा कि यह फर्स्ट सेकंड थर्ड जजेस केस ने क्या ये स्पेस ले रहा है, क्या लेजिस्लेटिव, क्या ये जुडिशरी ओवररीच कर रही है क्या लेजिस्लेटिव के स्पेसेस में, या KBC वाले केसेस में एंड ऑल, उससे फेडरलिज्म पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उससे सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सो एक फाउंडेशन की बेसिक लेयर के ऊपर मैं पढ़ाता हूं जो आपको क्वालिटी कोर कंटेंट चाहिए, और यही कोर कंटेंट आपको एग्जाम के लिए चाहिए। आप PYQs के क्वेश्चन उठा लो, और आप जो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फाउंडेशन किया है, सो वो फाउंडेशन में बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, रजिस्टर मोटा मोटा बना देते हैं,
फिर एक टॉपर का वीडियो देखते हैं और टॉपर बोलता है अरे फाउंडेशन के नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, आप उसको छोड़ दो। अब सोचो 8-9 महीने बैठ के आपने नोट्स बनाए और आज आपको वो हटाना पड़ रहा है और आपको नया पढ़ना पड़ेगा। अब वो नया क्या पढ़ना है वो तो बताया ही नहीं है। सो आपको एक क्वालिटी कोर कंटेंट जो आपके फाउंडेशन के कंटेंट से ऊपर होगा। आई थिंक मी एंड यू बोथ ऑफ अस एग्री कि सिर्फ फाउंडेशन का कंटेंट पढ़ के ये पेपर पास करना बहुत मुश्किल है, उसको एनरिच करना पड़ता है आपको एक ऊपर एक्स्ट्रा लेयर में। जैसे आप ड्राइंग बनाते हैं ना, तो पहले आप एक आउटलाइन बनाते हैं, वो फाउंडेशन करता है, फिर फाइनल डिटेल्स आप उसके अंदर फिल करते हैं। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, कोई वीडियो कोर्सेज, मीन्स ओरिएंटेड कोर्सेज, क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं एटसेट्रा। उनमें से एक है क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। अब लास्ट क्वेश्चन या लास्ट चैलेंज में मैं आपके साथ ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि भाई मेरे को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, मेरे को क्यूईपी नहीं करना है, या मुझे कोई मेंस का क्रैश कोर्स डिस्कस करना है, मुझे नहीं करना है। सो क्यूईपी कैसे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं सिंप्लीफाई कर रहा है, कैसे कर रहा है? बिकॉज डिटेल डिस्कशंस ऑन हाउ एंड हाउ मच टू यूज। आप मार्केट में जाइए, दुनिया भर का कंटेंट पढ़ा है, आप कितना भी कंटेंट पढ़ सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। अगर आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पढ़ रहे हैं ना, आपको 1000 से ज्यादा पेजेस मिल जाएंगे एलडब्ल्यू में, और हर किसी में लिखा होगा कि यार यही एक्सपेक्टेड है, यही आएगा। जो लास्ट ईयर में आप डॉक्टर आदित्य शर्मा का आप एक बार वीडियो देखिएगा जो हमारे चैनल पे है, कि कैसे लास्ट ईयर वी वर एबल टू प्रेडिक्ट कि भाई ये आ सकता है सोशल इकोनॉमिक डायमेंशन, एज इट इज आ गया। तो बच्चा ग्राफ भी बना के आया था उसमें कि कितने केसेस डिक्रीज हुए हैं। वो प्रीएम्प्ट करना, वो निकालना कि अच्छा ठीक है इस पे क्वेश्चन आना है, वो करना बहुत मुश्किल। अगर 50% हिट भी होता है ना, अगर मैं बता रहा हूं कि यार ये 70-80 टॉपिक हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, अगर 50% हिट भी हो रहा है, 25-30% हिट भी हो रहा है, मतलब डायरेक्ट आपको एग्जाम में जाके वही 20 सवाल आउट ऑफ ऑल द जीएस पेपर आपको सीधे सीधे मिल रहे हैं। और कुछ तो ऑप्शनल के अंदर भी अगर आप देखेंगे, जैसे ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, उनमें भी, और इकोनॉमिक्स है, बहुत डायरेक्ट सिग्निफिकेंस है क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का। सो कहां कितने फैक्ट याद करने हैं, कौन से कीवर्ड्स याद करने हैं, कहां मल्टी यूसेज करना है, ये सब तो सिंप्लीफाई करेगा ना अपने प्रिपरेशन को, कॉम्प्लेक्स तो नहीं बनाएगा। जैसे इन क्लास माइक्रो डायग्राम, अब माइक्रो डायग्राम किसको कहते हैं, कहां बनाना चाहिए, कहां नहीं बनाना चाहिए, कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए उसके अंदर, क्या ये सही है, लेजिबल है, नहीं है, वो सब चीजें तो आपको क्लास में अगर सीखने को मिल रही हैं। सो इट इज सिंप्लीफाइंग योर आंसर राइटिंग रादर देन मेकिंग इट मोर कॉम्प्लेक्स। फिर टॉपर्स के आंसर्स के डिस्कशन, उनकी बुकलेट मिलेंगी आपको, ये जो बुकलेट्स हैं, उन बुकलेट्स के अलावा उनके डिस्कशंस मिल रहे हैं। ये पीवाईक्यूज के जो डिस्कशन हैं इसमें वो टॉपर्स ही ले रहे हैं। आपकी हर थीम के बाद एक टेस्ट होता है, वो आपको रिवाइज कराता है, उसमें पीवाईक्यूज जो रिपीट हो सकते हैं वो पूछते हैं, उसका डिस्कशन टॉपर ले रहा है। फिर पूरी थीम्स कंप्लीट होती हैं, फिर हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसके डिस्कशंस मैं खुद लूंगा, वो इवैल्यूएट होते हैं, उसमें आपको मार्क्स मिल रहे हैं। फिर ये सब जब खत्म होता है फिर फुल लेंथ होता है। सो वो 3 लेवल रिवीजन जो है, इट इज सिंप्लीफाइंग योर प्रोसेस। आप मोर डिसिप्लिन्ड हो रहे हो, आपको पता है 3 महीने में मेरा ये मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। सो इट इज नॉट मेकिंग द प्रिपरेशन कॉम्प्लेक्स, बट रादर इट इज मेकिंग इट सिंप्लीफाइड। लास्ट है आंसर। जब हमें कुछ नहीं आता है, किसी क्वेश्चंस तो आएंगे ना जिसमें अगर मुझे एक टेम्पलेट मिल जाए, जैसे कि मृदुल डिस्कस कर रहा था कि एक बार सिग्निफिकेंस आया था, वो ब्लू लेजर एटसेट्रा एंड ऑल जो नोबेल प्राइज मिला था, उसने एक टेम्पलेट लगाया और वो आंसर लिख के आ गया था। बिकॉज उसने कहा मैंने साइंस एंड टेक कभी पढ़ा ही नहीं था, न मैंने प्री के लिए पढ़ा, न मैंने मेंस के लिए पढ़ा। तो कहाँ आप यूज कर सकते हो टेम्पलेट को, वो बहुत जरूरी है। उन्हीं टेम्पलेट के यूसेज पे आप जो अननोन क्वेश्चंस हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर पाएंगे। वहीं अपने को आधा आधा एक नंबर एक्स्ट्रा लाना है यार। जो भी बच्चा मेंस लिखता है, आप किसी बच्चे के जीएस मेंस में 200 नंबर नहीं पाएंगे। 50 तो नहीं आते हैं ना। कितना मिलता है ऑन एवरेज? 70-80 70-80 70-80। तो वो लाना बहुत ईजी है। उसको 80 को 100 बनाना, 105 110 बनाना। जैसे मैं बता रहा था कि इस बार एक बच्चा है, आईपीएस है, ठीक ठाक से रैंक आई है, अंडर 150 है, उसके जीएस में 445 मार्क्स हैं। उसने मुझे कॉल किया, बोला सर क्यूपी ज्वाइन करना है। मैंने कहा भाई कितने नंबर लाना चाह रहा है जो 445? जो हाईएस्ट थे इस बार वो 470 थे। आप समझ रहे हो कि किस लेवल का क्वालिटी हम दे पा रहे हैं कि सेलेक्टेड बच्चा पेड कोर्स ले रहा है टू इंक्रीज हिज स्कोर फ्रॉम 445। अब जो इन सर्विस आ जाता है वो बहुत क्रॉस चेकिंग करता है, यहां वहां से बैचमेट से पूछता है, सीनियर से पूछता है एटसेट्रा। उस लेवल का कंटेंट बनाने के पीछे जो मेहनत लगती है वो मेहनत हम कर रहे हैं ताकि एग्जाम के में आपकी प्रिपरेशन सिंप्लीफाई हो सके।
लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट, कि सर मतलब ऐसा क्या ही आप दुनिया में अलग कर पा रहे हो, ऐसा तो बहुत सारा अवेलेबल है। कुछ लेवल पे एग्री भी करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि कंप्लीट प्रॉब्लम है और पैची सॉल्यूशंस है। आप एक जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, पीजीपी एजीपी कुछ एक हो सकता है, आप कोई मेंस का कुछ क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट देते हैं मेंस का क्रैश कोर्स, सस्ता भी दे देते हैं, रिकॉर्डेड देना होता, करना नहीं है ना यार कुछ। आप समझो ना, उसको एक बार रिकॉर्ड करा लिया, क्वालिटी कुछ भी हो गया, दे दिया, 4000 में बेच रहे हैं, बस खत्म। बच्चे को भी लगता है अरे वाह यार, मेंस का पूरा क्रैश कोर्स 4000 में मिल रहा है। भाई फाइनल आउटकम समझो उससे, कि क्या फाइनल आउटकम आपके लिए प्रिपरेशन आसान बना रहा है कि वो आपको कंटेंट और देके, और वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेसेस में कंटेंट नहीं यूज करके आपकी प्रिपरेशन को डिफिकल्ट बना रहा है। तो क्या आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर पा रहे हो उस कंटेंट को भी, कि नहीं बस एक लेयर और एक्स्ट्रा आ गया जिसको अपन कहीं रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स की वैल्यू एडेड क्लासेस हैं, और मेंस क्रैश कोर्स है, बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि भाई प्रॉब्लम कंप्लीट है, सॉल्यूशंस पार्शियल है। अगर मैं वीडियो कोर्स पढ़ रहा हूं, फिर मैं उसका टेस्ट दे रहा हूं, फिर मैं अगली क्लास थीम पढ़ रहा हूं, फिर मैं उसका टेस्ट दे रहा हूं, सो मेरा पीवाईक्यू कवर हो रहा है, फिर मेरा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, फिर मेरा फुल लेंथ कवर हो रहा है। सो वी हैव इनकॉर्पोरेटेड, ऐसा पहले नहीं था, ये पीवाईक्यू के क्वेश्चंस इसी साल हैं। मैं भी वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आई हैव आल्सो इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज पर द डिमांड ऑफ द यूपीएससी। तो ये जो चैलेंजेस हैं वो रियल चैलेंजेस थे, बट हमने उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है कि कैसे हम क्यूईपी में ही टेस्ट सीरीज डाल पाए, कैसे हम क्यूईपी में ही, अब बच्चों ने लास्ट ईयर में बोला कि सर मेंस तो आप करा दोगे, बट मेंस तो तभी लिख पाएंगे ना जब प्री पास होगा। हमने कहा कि इस बार में हम प्रीलिम्स का जो कंपोनेंट है क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज, वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो अब प्री के लिए, मेंस के लिए, जीएस के पेपर्स के लिए फिर हमने इसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाया है, क्योंकि बच्चे को सॉल्यूशन चाहिए, उसको कोर्स नहीं चाहिए। उसको ऐसा चाहिए कि हम आपकी प्रिपरेशन को आसान बना पाएं। उस लेवल पे अगर हम डिलीवर कर पाएंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया आपकी प्रिपरेशन में, और वो सिर्फ 5% ही होता है, आपको पता है। सो इन सारे चैलेंजेस को जो सॉल्व करने की कोशिश की है, वो मैंने कुछ नए, वो जो 5 चैलेंजेस थे जो मैंने पहले डिस्कस किया वो सॉल्यूशन था, अब कुछ नए सॉल्यूशंस दिए हैं मैंने। सो यूपीएससी क्या कहता है कि भाई आर्टिफिशियल कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, अब आप देखो इसके ये क्वेश्चंस आइडली आने कहां चाहिए। सो ट्रेडिशनली दे बिलोंग टू GS3, फूड सिक्योरिटी 1-3। अब वो पूछ कहां रहा है, वो पूछ रहा है GS1 में, यहाँ GS1 में, यहाँ GS1 में। तो जब यूपीएससी आर्टिफिशियली कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर रहा है तो आप कैसे कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं। इसीलिए हमने इनको रेलेवेंट सिलेबस के हिसाब से तोड़ा कि जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी तो भाई सोसाइटी में भी पूछ सकता है, गवर्नेंस में भी पूछ सकता है, इकोनॉमी में भी पूछ सकता है। हम भी प्रिपरेशन को आर्टिफिशियली डिवाइड नहीं करेंगे और थीम बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे कि पॉवर्टी चाहे 1 में पूछे, 2 में पूछे, 3 में पूछे, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम इंट्रोडक्शन होगा, सेम फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। सो एक प्रॉब्लम हमने वो आपका सॉल्व करने की कोशिश किया। सेकंड है कि देखो यूपीएससी को फर्क नहीं पड़ता है कि आप 3 घंटे में कितना लिख पा रहे हैं, उसको इंट्रोडक्शन भी चाहिए, उसको बॉडी में पार्ट सब पार्ट चाहिए, उसको माइक्रो डायग्राम चाहिए, उसको लेजिबल आंसर चाहिए, उसको अच्छा कंक्लूजन चाहिए। सो अगर मैं रेडीमेड ये तैयार करके नहीं बैठूंगा तो यूपीएससी नंबर नहीं देगा। सो यू नीड टू थिंक फास्ट, यू नीड टू राइट फास्ट, एंड देन यू नीड टू वर्क स्मार्ट। वही हमने कोशिश किया है बेस मटेरियल से, एनरिचमेंट कार्ड से, रेडीमेड कंक्लूजन से, रेडीमेड माइक्रो डायग्राम से, ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। मोर कवरेज होनी चाहिए, इसीलिए प्रीलिम्स ऐड किया है, इसीलिए मेंस GS 1 2 3 4 कुछ ऐड करने की कोशिश किया है। मोर डेप्थ होनी चाहिए कि टॉपिक्स को कैसे इंटरलेट करोगे, कैसे मल्टी डायमेंशनल आंसर लिख पाओगे आप उसके लिए। जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, अब वो 5 ट्रिलियन कुछ भी पूछ सकता है ना कि भाई डिजिटलाइजेशन से 5 ट्रिलियन कैसे होगा, या फिर MSME से $5 ट्रिलियन कैसे होगा, या ट्रांसपोर्टेशन से $5 ट्रिलियन कैसे होगा। तो अब 5 ट्रिलियन पहले हमें समझना पड़ेगा और फिर 1 to 1 लगाना पड़ेगा। अगर आप इस साल का पेपर देखेंगे तो पेपर देखने में सिंपल लग रहा है, बट आप लिखेंगे तो पेपर इज नॉट दैट सिंपल। क्वेश्चन क्रॉपिंग पैटर्न का नहीं था, क्वेश्चन था क्रॉपिंग पैटर्न कंजम्पशन बास्केट चेंजेस से कैसे चेंज हो रहा है। सो उसके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे वो आपको लिखने हैं। कीवर्ड्स 3 लेवल केस स्टडी देते हैं कीवर्ड्स। अब केस स्टडी को आप एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हो, अब तो सीधा क्वेश्चन आने लग गया है केस स्टडीज पे। फैक्ट्स, माइंड मैप्स हैं, एक्रोनिम्स हैं, डेफिनेशंस हैं, स्पीचेस हैं, ये सारी चीजें हम क्यूईपी के कंपोनेंट में बनाते हैं। अब टॉपर्स की हैंड बुकलेट है। अब खुद अगर एक IAS ऑफिसर, इसमें सारे IAS हैं, अगर खुद उसने क्या कैसा लिख के
पेपर पास किया है, अगर वो आंसर्स मेरे सामने हैं, सो दे आर नॉट लाइक सजेस्टिव आंसर्स कि मैं एक 110 मार्कर को 800 वर्ड्स में बता रहा हूं और कह रहा हूं भाई यहां से पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है। आप हाथ से माइक्रो डायग्राम बनाएंगे तभी समझ में आएगा कि कैसा आप हेडिंग को बॉक्स में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, क्या वो बॉक्स पूरा लेफ्ट साइड को कवर कर रहा है क्या, कि लेफ्ट साइड को थोड़ा स्पेस छोड़ता है। वो हैंड रिटन के अलावा ट्रस्ट मी समझ में नहीं आ सकता है। सो हमने कोशिश की है कि इसको इसका पार्ट बनाया है, इनके डिस्कशंस किए हैं, ये टॉपर आके डिस्कशंस कर रहे हैं इन थीम्स के जो पीवाईक्यूज हैं, ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ पाए कि पीवाईक्यूज को सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो था कि भाई मेंस तो तभी लिखेंगे जब प्री पास होगा। सो नाउ इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव इनकॉर्पोरेटेड प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आल्सो एज अ पार्ट ऑफ द क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम प्रीमियम बैच जो है, जो नेक्स्ट ईयर का होगा। सो अब ये जो 5 चैलेंजेस थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की है, कुछ और वैल्यू एडिशन देने की कोशिश की है मेरी तरफ से। ये सारे सॉल्यूशन है मेरा, जो मुझे लगा कि अगर ये ऐसा एक कंपोनेंट में बना पाऊं, ऐसा एक प्रोडक्ट में बना पाऊं, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। जो इसका लास्ट बैच है क्यूईपी का, बिकॉज ऑफलाइन के जो बच्चे उन्हें पता है कि ऑफलाइन में ऑलमोस्ट हमारी सीट फुल हो गई हैं, 10-12 के आसपास में सीट बची होंगी बस। सो ये लास्ट बैच है, इसके बाद में हम एक और बैच मुझे लगता नहीं है कि हम उस स्टेज में होंगे कि बना पाएंगे। सो ये नेक्स्ट ईयर का अभी का ये लास्ट बैच है क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का। सो द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of October। सो इसका ओरिएंटेशन है 15th अक्टूबर को, आप आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। सो इससे रिलेटेड अगर आपको लग रहा है आप कोई मेरे पुराने क्यूईपी के बच्चे हैं और आपको लग रहा है नहीं कुछ और चैलेंजेस भी हैं और जो आप चाहते हैं मैं उनको सॉल्व कर पाऊं, सो आप डिस्क्रिप्शन में उसको लिख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मेरा ऑनेस्ट वो रहेगा कि मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, फिर मिलते हैं 15 तारीख को। थैंक यू सो मच, बाय बच्चा लोग।